Hello students, I'm Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, Ohm's law, from second unit current electricity of first chapter, electric current and resistances. What is Ohm's law? In 9th or 10th class we already studied it, but today we will discuss it completely. Ohm's law. First of all, its definition. At constant टेम्परेचर, एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हमें कांस्टेंट रखना है. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो इसकी वैल्यूज जो है वो वेरिएशन हो सकती है. हमें कुछ कंडीशंस को सेम रखना पड़ता है, तभी जाके सेम रिजल्ट हम लैब में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए. एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to current passing through it. Is directly proportional to current passing through it. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करते हैं एक वायर है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसको जब मैंने एक बैटरी के साथ अप्लाई किया, ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ होगा कुछ ईएमएफ ई, ठीक है. इसमें से करंट पास हो रहा होगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट के अगर हम डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ एक्सटर्नल में, और सेल के इनसाइड में अगर देखा जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. तो ये करंट है, इसके थ्रू भी करंट पास होगा, क्योंकि एक ही पाथ है, सेम पाथ के थ्रू अगर पास होगा. इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई होगी, तभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव एंड की तरफ टर्मिनेट होंगे. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस कंडक्टर की, इसके दोनों एंड के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, देन द फ्री चार्ज कैरियर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी. अगर अब मैं ये कहूं कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता हूं, यहाँ पे पहले वोल्टेज का इस एंड में वायर के, ये ए मान लेते हैं और दूसरा एंड बी मान लेते हैं. ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 2 वोल्ट है तो करंट उसके करस्पॉन्डिंग पास होगा. अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता हूं, 2 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट करते हैं, तो इसका मतलब करंट और ज्यादा पास होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ज्यादा, इसका मतलब करंट भी वहां पे रैपिडली ज्यादा. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, उस दौरान इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. आगे जाके उसका भी हमें रीजन पता चलेगा भी इसमें. तो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट. जो भी करंट पास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे ही हम ये कह सकते हैं करंट ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है. या ये कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी ज्यादा वोल्ट के लगा रहे हैं तो इसमें से करंट भी ज्यादा पास होगा. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इस प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है R. बेसिकली R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे इसने ओम्स ने इस चीज को एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज एंटिटीज. इसका मतलब जो भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली कंडक्टर में, सॉलिड में, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होंगे तो इनके पाथ में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे होंगे. यहाँ पे जा रहे होंगे तो जो एटम्स होंगे उनसे भी कोलाइड कर रहे होंगे, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तो उनको आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं. तो उसी चीज को, ऑब्स्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस. तो ऑब्स्ट्रक्शंस, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा इस केस में. तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया उसी का नाम क्या था हमारे पास में, रेजिस्टेंस था. यहाँ पे इसका ग्राफ भी आता है, एक एक्सपेरिमेंट भी करते हो आप लैब में, तो वहां पे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं. जैसे
पे वेरीफाई करते हैं हम ओम्स लॉ को। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया और वाई एक्सिस पे मैंने करंट को लिया। अब आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इसके थ्रू करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट अभी इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव, इस एंड को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, ये एंड नेगेटिव था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये, तो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको पॉजिटिव। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे करस्पॉन्डिंगली दूसरी वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज होगी। यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, 1 अपॉन में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे हम स्लोप देखें इस चीज का कि इन ओम्स लॉ इन वीआई ग्राफ व्हाट स्लोप रिप्रेजेंट्स, कि वीआई ग्राफ में स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या बताया था सिंपल में, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे करंट है, ये वोल्टेज। अब ये तो कोई चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लिखें तो v अपॉन में आई इक्वल टू आर होता है। तो i अपॉन में v कितना हो जाएगा, यहाँ पे r डिवाइड में, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में। रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का, जो स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल होगा। अगर आपको रिवर्स कर दे पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे एंड करंट एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब ये कहते हैं कि कई बार इस ग्राफ को हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे v होगा बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, करंट जो होगा वो भी नेगेटिव में। इस चीज का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसी कंडक्टर को रिवर्स में कर दूं, यहाँ पे मैं कहूं कंडक्टर यही था, बैटरी थी, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने रिवर्स कर दिया, करंट अब किधर से जाएगा, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और इसके एंड पे देखें तो ये आपकी बार नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान रहे थे तो इसको हमने प्लस मान लिया था। अब की बार इसके कंपैरिजन में ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। करंट पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, अब कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में। इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में अपोजिट है, नेगेटिव है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी की पोलरिटी चेंज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी रिवर्स हो जाएगा और करंट की वैल्यू भी क्या होगी, रिवर्स। तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो नेगेटिव अगर v इंक्रीज होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में, तो करंट भी क्या होगा, वही सेम प्रोसेस इंक्रीज बट इन रिवर्स डायरेक्शन। इसलिए रिवर्स होगा तो करंट नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव। इसका मतलब ये ओम्स लॉ, अगर कोई डिवाइसेस इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उन डिवाइसेस को हम क्या नाम देते हैं, ओमिक डिवाइसेस। और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। जैसे जो कंडक्टर्स हैं हमारे वो इसको फॉलो करते हैं, जो फॉलो नहीं करते वो कौन से होते हैं, डायोड्स कह सकते हैं हम, ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स वगैरह कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो जैसे हम 9th यूनिट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, उसके भी ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। उनके जो ग्राफ होते हैं v और i के ग्राफ, वो ऐसे सेम नहीं आते, स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, वो ऐसे ग्राफ होंगे यहाँ पे और इधर इस क्वाड्रेंट में ऐसे। तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, जो सिमिलर नहीं होते वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे हम कहें पोटेंशियल को हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया तब करंट स्लाइड से इंक्रीज हुआ, और बाद में एक लिमिट के बाद में पोटेंशियल डिफरेंस को स्लाइड से थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दैट डजंट ओबे ओम्स लॉ। लेकिन अगर आप कहो कि क्या हम ओम्स लॉ अप्लाई करवा सकते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट मान लूं तो इस छोटे से पॉइंट के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज ए नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये डिवाइस जो होगी कंप्लीट जो वर्किंग करती है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती है। तो ये था ओम्स लॉ के बारे में, क्लियर हुआ। अब एक करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एक रिलेशन ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही रिलेशन यूज कर रहे हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा था, रिलेशन I इक्वल टू NEAVT। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे इसी कंडक्टर को मान लेते ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ थी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं जो नेचर ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और V ड्रिफ्ट वेलोसिटी था।
अब इससे हमें ओम्स लॉ ड्राइव करना है, तो करंट तो है, करंट हमें चाहिए था, करंट है। अब मुझे किसी तरीके से दूसरी साइड में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो शायद हम इस बाकी टर्म्स को कांस्टेंट मान के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं और ओम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। बट हमें पता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना था, ई टाउ अपॉन में एम। ई क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। इस वायर में अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस था, लेंथ भी है, तो इस साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिस्कस कर चुके हैं, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आई इज इक्वल टू एन, जैसे वीडी की वैल्यू पुट करेंगे एक ई और आएगा, तो एन ई स्क्वायर, ई पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, टाउ पुट करेंगे, अपॉन में एम भी पुट करेंगे। बट अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करें, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि ये दो एंड पॉइंट थे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था, V, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, E इक्वल टू, आपने रिलेशन पढ़ा था माइनस dV अपॉन में dr। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, V, और दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन में L। सो E इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन में L होगा, जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो E इज इक्वल टू V अपॉन में L पुट करते हैं। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टाउ, और E को मैं लिख दिया V अपॉन में M, ऑलरेडी था L, V अपॉन में M। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये V जो है, ये वेलोसिटी नहीं, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो किया। अब यहां पे अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस है, I भी है, तो V इज इक्वल टू क्या था, RI। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं, यहां पे V इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ML अपॉन में एन ई स्क्वेयर ए टाउ, और ये करंट था। इस पोटेंशियल को मैंने इसी साइड में रखा, लेफ्ट साइड में V रहा, ये मल्टीप्लाई में जाएंगे इधर I इंटू एम एल, और ये डिवाइड में ML अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, ये टर्म्स थी। उसको कंपैरिजन करें ओम्स लॉ से, देन दिस टर्म्स इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसी को हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ML अपॉन में एन ई स्क्वेयर ए टाउ। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है, इसको कांस्टेंट क्यों कहा, वहां पे हमने कांस्टेंट माना था। सिंपल टर्म्स में देखते हैं, M क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में सेम रहेगा। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर फिक्स कर दें। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे तो ये भी नियरली क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज नहीं करते, वेरियस जो भी कंडीशंस हैं इसकी, उस कंडीशन को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम ये नहीं कि हम वायर को पहले पतला लिया था और फिर इसमें थिक ले रहे हैं। इसका मतलब वहां पे आप डायमेंशन चेंज कर रहे हो, डायमेंशन चेंज करेंगे तो रिजल्ट स्लाइड सा वेरी करता है। तो यहाँ पे टाउ जो था, टाउ किस पे डिपेंड कर रहा था, हमने पहले डिस्कस किया था, टेम्परेचर पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फास्टिंग होगी प्रोसेस, रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम होती है। तो ये डिपेंडेंट था टेम्परेचर पे, इसलिए हमने वहां पे कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये डिस्कशन था। आगे इसी को थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। रेजिस्टेंस है वो एक बॉडी पैरामीटर है। ठीक है, बॉडी पैरामीटर मतलब अगर मैं ये कहूं कि इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है, दूसरा इसकी लेंथ को हाफ कर दें तो इसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। अगर मैं डबल थिकनेस कर दूं, इसकी डबल बाइंडेड कर दें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस फिर चेंज होगा। तो इसका मतलब वेरियस पैरामीटर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और एक नेचर ऑफ मेटल पे, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मैं इसको कह सकता हूँ एरिया पे भी डिपेंड करेगा,
डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर, जितनी ज्यादा लेंथ रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास तो कांस्टेंट रहना ही है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और n जो था वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग क्वांटिटी हो सकती है, कॉपर में लेंगे अलग थी, एल्यूमिनियम में अलग थी, आयरन में अलग होगी। इसका मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल भी है, आप मेटल चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल्स। अब एक टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? यहां से हम एक डिफाइन करेंगे, इसी फॉर्मूला से देखते हैं ध्यान से। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम नाम से हैं, कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओब्लिक रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कहता हूं कि एक हमने कंडक्टर लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसकी लेंथ L, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R था, R1 मान लेते। मैंने इस वायर की लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, जैसे हम केबल की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, अब मैंने लेंथ को और ज्यादा इंक्रीज किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होंगे, पहले तो इसको यहां से यहीं पहुंचना था, अब यहां से यहां पे पहुंचना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो किसमें ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस है, किसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होने के चांसेस है? तो वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जितना ज्यादा हम लेंथ कवर करेंगे उतने ही बीच में कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपकी लेंथ और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो और ज्यादा चांसेस होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें और ज्यादा चांसेस हैं कोलिजन होने के, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने के। इसलिए लेंथ अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वहां पे कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस इंक्रीज होंगे, एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हम जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है, यहां से मान लेते हैं हम कहीं किसी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा लेंथ कवर करेंगे वहां पे बीच में कोलिजन होने के, या ये कहते हैं किसी के साथ कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो पैरामीटर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखेंगे इस पॉइंट को। अब मैं एक वही कंडक्टर ले रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस R1 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, ठीक है। अब मैं दूसरे वायर को जो कनेक्ट कर रहा हूं वो इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं, इसके एंड टू एंड नहीं, साइड बाय साइड। अब की बार इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसको इतना ही पाथ, इतनी ऑब्स्ट्रक्शंस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वहां पे इसका पाथ जो था वो ज्यादा ब्रॉडर हो गया, और ब्रॉडर हो गया तो इसके कोलिजन होने के चांसेस कम हो गए, साइड में से बच के निकल सकता है, इसलिए साइड बाय अटैचमेंट बोलते हैं इसको। जैसे हम सिंपल कहें कि अगर आप एक सिंगल लेन रोड पे अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो सिंगल लेन रोड पे क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। टू साइडेड रोड है, डबल रोड है, 4 लाइन रोड है, तो वहां पे 4 लाइन जैसे जैसे साइड में बढ़ता जाएगा वैसे ही चांसेस ऑब्स्ट्रक्शंस के या कोलिजन होने के रिड्यूस होते रहेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड बाय अटैचमेंट करते हैं तो साइड वाइज में क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन चांसेस रिड्यूसेस हो जाते हैं, और रिड्यूस होंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे एंड टू एंड अटैचमेंट के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस लेंथ। दोनों को कंबाइन करते हैं, सो
R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में E। अब दूसरा नेचर ऑफ मेटल पे भी होगा, हम आयरन की सीट लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, तो नेचर ऑफ मेटल, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रो, और इसी को क्या नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी यूनिट जो थी वो ओम होती है, जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ओम। एल की आपको पता है लेंथ है, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को एक साइड में लिखेंगे तो क्या होगा, आर एरिया अपॉन मेल। रेजिस्टेंस की ओम थी, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, सो मीटर टू मीटर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, ओम मीटर इसकी यूनिट है। अगर इसको डिफाइन करना कहा जाए कि डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, एल लेंथ को 1 मीटर कंसिडर कर लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर, then the resistance of the body having unit length and unit area of cross section is called resistivity of that metal। और ये जो रेजिस्टिविटी है अगर हम कंपैरिजन करें वहां से, तो वहां से अगर कंपैरिजन करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो ये फॉर्मूला भी हमें रेजिस्टिविटी का मिल जाता है। आर था लेफ्ट हैंड साइड में, आर है, ऊपर एल भी था, नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी था, बाकी जो टर्म्स होगी वो सारी की सारी किसके इक्विवेलेंट होंगी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कितना आएगा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और यहां पे अगर देखा जाए तो रो जो था वो किस फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। सिर्फ आपको नेचर ऑफ मेटेरियल का पता होता है, बाकी जो रो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे करेगा वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा था। टेम्परेचर अगर चेंज करते तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा दैट मीन्स रेजिस्टिविटी चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। इसलिए हमने ओम्स लॉ में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कहा था। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इन दो रिजल्ट को आप याद रखेंगे, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन फैक्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।